हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। द हिंदू बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस के महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स और न्यूज का यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग एनालिसिस। सुबह क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी टेक्निकल इश्यूज की वजह से। अब चलिए इसको फिर से शुरू करते हैं। तो आज जिन जिन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, सबसे पहले उन पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। द हिंदू ने एक सबमिट कराई है और वो एजुकेशन के बारे में बहुत सारी बातें उस सबमिट से निकल करके आई हैं। तो पहला जो विषय हम लोग डिस्कस करेंगे वो विषय डिस्कस करेंगे आज एजुकेशन सिस्टम में, यानी पर्सनलाइज्ड लर्निंग की जरूरत है, यानी पर्सनलाइज्ड लर्निंग थ्रू एआई इज द फ्यूचर। यह अब मेन डिस्कशन का विषय है, यानी पर्सनलाइज लर्निंग होनी चाहिए थ्रू एआई। मींस राम श्याम सीता गीता सुरेश मुकेश महेश और मोहम्मद या कोई भी गुरदीप सिंह, इन सब का जो एजुकेशन आउटकम है वो वन साइज फिट्स ऑल में नहीं चलेगा। वो क्या चलेगा? कस्टमाइज प्लान पे चलेगा। और एआई के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं। पहले ये पॉसिबल नहीं था कि राम श्याम सीता गीता और मोहम्मद का जो कस्टमाइज प्लान है वो इजीली बनाया जा सके। अब बहुत इजीली उसे बनाया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, और वही चीज यहां पर कहा गया है। उसके लिए मैं एक आप लोगों को एक छोटा सा पिक्चर भी दिखाऊं एआई पर्सनलाइज लर्निंग का। अभी जैसे हरियाणा पीसीएस के लिए, क्योंकि हरियाणा पीसीएस का एक फॉर्म बना है, मतलब कल मैं दिखाऊंगा। अब आज पहले टॉपिक पढ़ा लेता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। तो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। आज का पहला टॉपिक जीएस पेपर 3 समावेशी विकास, जीएस पेपर 3 यूनिट 1 इकोनॉमिक्स की मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जीएस पेपर 3 टेक्नोलॉजी यानी साइंस एंड टेक का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो इसके लिए हम लोग इस विषय को पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। दूसरी चीज आती है जीएस पेपर 2 यूनिट शिक्षा स्वास्थ्य मानव संसाधन। आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सोशल जस्टिस में ए से बहुत सारे निबंध, जैसे अ नेशंस डेस्टिनी शेप्स इन इट्स क्लासरूम, किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षा में होता है। या दूसरा, शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों के भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है। या वास्तविक शिक्षा क्या है। इस प्रकार के बहुत सारे निबंध आपसे पूछे जाते हैं। या कक्षा की अप्रासंगिकता, इररिलेवेंसी ऑफ क्लासरूम। ठीक है बच्चों, तो एक बार मुझे बताएं, आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? कोई इश्यू तो नहीं है? सुन पा रहे हैं आप लोग बच्चों? सुन पा रहे हैं? एक बार बताएं मुझे, सुन पा रहे हैं आप लोग?
ठीक है, तो बच्चों पहला टॉपिक हो गया एजुकेशन से, इकोनॉमिक्स से, साइंस एंड टेक से। दूसरा टॉपिक भी हो गया एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स से, सेम सिलेबस सेम पैटर्न। और तीसरा टॉपिक भी हो गया एजुकेशन से, इकोनॉमिक्स से और साइंस एंड टेक से। तो आज हम एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और साइंस टेक का एक हाइब्रिड सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं। तो ये 3 टॉपिक का एक जबरदस्त एजुकेशन, इकोनॉमी और साइंस टेक का हाइब्रिड करके आपको सिखाने जा रहा हूं। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, यानी इससे जीडीपी कैसे बढ़ेगी, इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे आएगा, हेल्थ एजुकेशन इकोसिस्टम कैसे मजबूत होगा, और साइंस एंड टेक का क्या रोल होता है, एसे और प्रीलिम्स, इन सब की निगाह से। फिर जो हमारा हिंदू का अगला टॉपिक होगा, यानी एजुकेशन वाला डिस्कस करने के बाद हिंदू में और हर एक अखबार में आज आया हुआ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसका बेस ईयर हमने 2012 रखा था, अब उस बेस ईयर को आरबीआई ने बदल करके 2024 कर दिया है। तो इस बार इस पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। मेरी तरफ से इसको आउट लिख लीजिएगा। और इसलिए प्रीलिम्स पर फोकस होने के साथ हम जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स, यानी ये जो बेस ईयर बदला गया है, इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे, इस पर एक मॉडल क्वेश्चन भी है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी सरकारी नीतियां, और उसके साथ साथ इसे क्या ये विजनरी डिसीजन है, नहीं है, यानी इस प्रकार की कोई भी चीज आप डिस्कस कर सकेंगे। फिर इसके बाद राहुल गांधी के अगेंस्ट लोकसभा में एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। अभी ओम बिरला साहब के बारे में आपने जिक्र सुना था, अविश्वास प्रस्ताव। ऐसे ही सब्सटेंसिव मोशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्सटेंसिव मोशन, जो राहुल गांधी जी के विरुद्ध सत्ता पक्ष की तरफ से लाया जा रहा है, यानी निशिकांत दुबे जी लाएंगे। तो ये सब्सटेंसिव मोशन क्या होता है, अच्छी चर्चा प्रीलिम्स के लिए भी, और उसके साथ साथ स्वाभाविक है मेंस के लिए भी आपको जानने की जरूरत है। जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी प्रीलिम्स, और इससे डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई सा भी ऐसे। फिर इसके बाद फ्रंट पेज की न्यूज है मेरे प्यारे बच्चों की, जो हमारी डीएसी है। डीएसी मींस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो रक्षा खरीद परिषद है, जो रक्षा के साजो सामान खरीद करने वाली शीर्ष एजेंसी है डीएसी। तो उसने इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 राफेल और नेवी के लिए 6 P-81 एयरक्राफ्ट खरीदने को मंजूरी दी है। तो ये प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में A to Z जो भी जानकारी हो सकती है उस सब मैंने दे दी है। राफेल और P-81 एयरक्राफ्ट के बारे में भी सारी जानकारी दे दी है प्रीलिम्स के लिए, तो आपको मजा आएगा। फिर इसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस में हम लोग आएंगे, और इसमें बजट में जो एग्री स्टैक की चर्चा की गई है, तो एग्री स्टैक क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए भी आउट है और मेंस के लिए भी 2026 के लिए आउट है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट, एसे और प्रीलिम्स, इन सब की निगाह से एग्री स्टैक, यानी स्वाभाविक रूप से यह एक इनोवेशन है। इनोवेशन से ही जीडीपी बढ़ेगा और सामाजिक कल्याण आएगा। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें आपके सामने आती हैं। लेकिन पहला जो टॉपिक है वो है पर्सनलाइज लर्निंग थ्रू एआई इज द फ्यूचर सेज वीआईटी वाइस प्रेसिडेंट, मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो पूरा रेफरेंस है, ये रेफरेंस किसका है, यह टेक समिट 2026, यानी तकनीक समिट, इसका नाम ही है टेक समिट। तो आप देख सकते हैं उसी टेक समिट में जो द हिंदू ने ऑर्गेनाइज की थी, यह बात निकल करके आई है। बेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की लीडरशिप ने इस बात पर जोर दिया है कि कैसे एआई से चलने वाले पर्सनलाइज्ड लर्निंग हायर एजुकेशन का भविष्य तय कर सकते, यानी एआई ड्रिवन पर्सनलाइज्ड लर्निंग कुड डिफाइन द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। एआई ड्रिवन, ये मैं आपको केवल इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि ये केवल हायर एजुकेशन के लिए है। एआई ड्रिवन पर्सनलाइज लर्निंग, मेरे बच्चे, ये प्री नर्सरी से लेके नर्सरी से लेकर के फिर आपका मिडिल और हायर एजुकेशन, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, उसके बाद हायर एजुकेशन, सबके लिए और उससे भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो पर्सनलाइज जो लर्निंग है, यह फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नहीं, यह फ्यूचर ऑफ एजुकेशन है। वह एजुकेशन चाहे हायर हो, चाहे कॉम्पिटिटिव हो, चाहे जहां हो। पर्सनलाइज का मतलब क्या, आपको एक बार मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा, जरा आप देखिएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन एक बार आप जरूर से देखिए इसको
क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें हमें देखनी चाहिए। ठीक है, क्लियर बेटा? इसको मैं पढ़ाते पढ़ाते फिर पीडीएफ पे आ जाऊंगा और उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि समय लगेगा पूरा प्रोसेस करने में। तो ये यानी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी एक ही क्लासरूम मॉडल के बजाय, जो आप लोगों को रोज कह रहा हूं कि यानी राम शाम सीता गीता मोहम्मद सबके लिए एक ही क्लासरूम नहीं, वन साइज फिट्स ऑल नहीं, कस्टमाइज प्लान, यही तो सिखा रहा हूं तब से। वही चीज यहां लिखी हुई है, मैं नहीं लिख रहा हूं, पूरा इस अखबार, इस समिट में जो आर्टिकल छपा हुआ है, इस इंस्टेड ऑफ अ वन साइज फिट्स ऑल क्लासरूम मॉडल, एआई enables learning path tailored to each student's strength, pace and interest. एक ही क्लासरूम मॉडल के बजाय एआई हर स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट की ताकत क्या है, स्पीड क्या है और पसंद क्या है, उसके हिसाब से सीखने के रास्ते बनाता है। आप लोगों को याद होगा, जो भी बच्चे पर्सनल मेंटरशिप में अभी है, मैंने आप लोगों से क्या मांगा है सबसे पहले? जब आप लोग पर्सनल मेंटरशिप पे आते हैं तो मैं क्या मांगता हूं? एक बार सब बच्चे कमेंट करो। सबसे पहले दिन मैं क्या मांगता हूं, चाहे रिदम रही हो या आप सब में से कोई भी हो, पहली चीज क्या मांगता हूं हर एक बच्चे से? पूरा आपका बायोडेटा, कि भैया क्या क्या आप आज कहां खड़े हैं, आप कितने आवर्स निकालते हैं, कितने आवर्स निकाल सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, जीएस पेपर 1 2 3 4 मेंस, एसे एथिक्स, सब में, ऑप्शनल में, प्रीलिम्स में, पूरा एक आता है। उसके पहले क्या कभी मैंने किसी भी एक बच्चे को भी मेंटरशिप, हाँ भाई चलो स्टार्ट कर दो, बोलो भाई जितने भी बच्चे हो। तो सेम जब वो मेरे पास आता है तो मैं क्या करता हूं, मैं खाना खिलाता हूं किसको? एआई को। और फिर उसके बाद उसमें अपना इनपुट डालता हूं कि ऐसे बच्चों का जो लर्निंग आउटकम होता है, अकॉर्डिंग टू मी, ये मुझे समझ में आ रहा होता है, तुम्हारा क्या कहना है? तो फिर वो मेरे थॉट को प्रोसेस करता है और फिर एक थॉट और उसमें मिक्स करता है, फिर हम जा करके एक दो डिस्कशन के बाद एक थॉट पर निकल करके आते हैं और फिर वही प्लान आपको शेयर किया जाता है। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। नगमा जैसे, हाँ ठीक है, आकांक्षा, आप सब, मैं पहले ही दिन करता हूं। ये सब मेरी मेंटरशिप में आस्था भी, आकांक्षा भी है, नगमा भी है, ये सारे बच्चे हैं। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो यही है कि एक ही क्लासरूम मॉडल के बजाय एआई हर स्टूडेंट की ताकत, स्पीड और पसंद के हिसाब से सीखने के रास्ते बनाते हैं। इसी के बारे में कहा गया कि हमें इस पर फोकस होना। लेकिन जो मुद्दा मैंने सुबह स्टार्ट किया था वही मुद्दा यहां भी है कि फैकल्टी की ट्रेनिंग। अब देखिएगा, यानी केवल इसी एआई से काम नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन यानी एजुकेशन के साथ एआई को जोड़ देना, केवल इसी से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसको सपोर्ट चाहिए, इस टेक्नोलॉजी को। किसका? फैकल्टी का। फैकल्टी कैसे इसको सपोर्ट करेगा? जब उसकी अच्छी ट्रेनिंग होगी। दूसरा, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी अगर बच्चा क्लासरूम में है या ऑफलाइन है तो उसके पास ऐप होना चाहिए, अगर ऑफलाइन ऑनलाइन तो उसके पास ऐप होना चाहिए, और अगर वो ऑफलाइन है तो स्वाभाविक है वहां पर ऑफलाइन सिस्टम होना चाहिए कि जैसे बच्चा जाए अपनी क्लासरूम के अंदर या उसके बाहर ही एक इकोसिस्टम लगा हो, जिसमें वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को अपने ढंग से, जो आप टीचर बताए, उसको रिजॉल्व कर सके। यानी एआई का इकोसिस्टम होना चाहिए, सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद मल्टी डिसिप्लिन रिफॉर्म्स होने चाहिए और सबको साथ लेकर चलने वाली डिजिटल एक्सेस भी होनी चाहिए, यानी उसमें कमजोर बच्चा, दिव्यांग बच्चा या बहुत तेज बच्चा इंक्लूसिव अप्रोच के साथ उसका इस्तेमाल कर सके। तो आप देख सकते हैं कि एआई पर्सनलाइज और उसके बाद उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। आई होप आप इस चीज को समझ गए। तो यही विषय आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले, और इसमें मैं सब बता चुका हूं, कुछ मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। सिलेबस ऑब्वियस है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो टेक्नोलॉजी, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक, उसका क्या उपयोग है एजुकेशन में? ऐसा प्रश्न आपसे 100% पूछा जाएगा। आप देखेंगे पीछे तो बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या यूज, इस पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछा। तो जब बायोटेक्नोलॉजी पर नेशनल डिस्कशन था, उस पर लॉज वगैरह की बातचीत चल रही थी, आपसे पूछा। आज एजुकेशन और एआई पर चर्चा है, तो 100% आप देख सकते हैं एआई का
जो है एजुकेशन में क्या रोल है ये आपसे पूछेगा और इसी यूनिट में पूछेगा, ठीक है ना। अरे भाई रोबोटिक्स वगैरह क्या हो गया, अब इसमें आपके सिलेबस में एआई तो अलग से लिखा नहीं है, नहीं लिखा ना भाई। तो ये कंप्यूटर क्या है, रोबोटिक्स क्या है, इसी के अंतर्गत एआई आ जाएगा, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑब्वियस है हम इंडिजीनियस रूप से क्या अचीव कर पा रहे हैं उसका भी जिक्र। सोशल जस्टिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव, तो ऑब्वियस है ये एजुकेशन के थ्रू ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का विषय है जीएस पेपर 2। ऐसे मैंने 2-3 ऐसे आपके सामने रखे और प्रीलिम्स के लिए जो भी आप पढ़ते हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी होती है तो प्रीलिम्स भी आप कर लेते हैं। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछा 2023 में इकोनॉमिक्स में, एआई क्लिनिकल डायग्नोसिस में कैसे मदद करेगा, आपकी बीमारी की पहचान में, डायग्नोज करने में। आप देख लीजिए, यानी आपका एआई में मतलब एआई आपके हेल्थ में कैसे यूज करे, मतलब हेल्थ में कैसे आपको सपोर्ट करेगा, और प्लस क्या अगर इसके पास सारा डेटा होगा तो क्या आपकी राइट टू प्राइवेसी को कुछ खतरा है, आप देख लीजिए। तो एआई पर प्रश्न हर जगह आ रहा है, हेल्थ पर आ गया, अब एजुकेशन पे आएगा, तो आपको तैयार रहना। 2024 में निबंध पूछा, द एम्पायर ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर ऑफ द माइंड, भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। तो अब अगर मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे तो मस्तिष्क के साम्राज्य का मेन एक्टर कौन होगा, एआई होगा कि नहीं होगा। तो अगर भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे तो हमें जो मस्तिष्क के साम्राज्य यानी मस्तिष्क किन का, ह्यूमंस का, इंसानों का, तो जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है पूरी दुनिया के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसको अगर हम एआई बेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग आउटकम देंगे तो स्वाभाविक रूप से वह स्किल, क्रिएटिव, इनोवेटिव यूथ के रूप में बाहर आएगा और वह देश की जीडीपी को तो बड़ा करेगा, इसके साथ साथ वर्ल्ड में भी वह ह्यूमन रिसोर्स की जो नीड है उसको पूरा करेगा और वहां से वो इंडिया में रेमिटेंस भेजेगा, रेमिटेंस से हमारा फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होगा स्वाभाविक रूप से। तो आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है। इंडिया को स्किल कैपिटल बनाने की, मैं सच कह रहा हूं अभी भी फिर आपको यह स्टेटमेंट दे रहा हूं और ये 2 से 3 साल पहले दे चुका हूं। आप देखिएगा एक दिन कोई ना कोई मेरी यही नीति अपनाएगा, लेकिन आज यहां तक किसी की समझ नहीं और हम लोग नक्कार खाने में तूती की आवाज यही अपनाएंगे जो मैंने आपके ना जाने कब से आप लोग पढ़ा रहा हूं, स्किल कैपिटल की जरूरत है। जैसे हम कल्चरल सर्किट बनाते हैं, टूरिस्ट सर्किट बनाते हैं, किसके लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, क्योंकि टूरिज्म को भी नेक्स्ट बिग थिंग माना जाता है जीडीपी के लिए, जिस पर यूपीएससी ने भी प्रश्न पूछा। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर हम इंडिया में स्किल कैपिटल का कॉन्सेप्ट डेवलप करें, स्किल कैपिटल मींस लखनऊ स्किल कैपिटल होनी चाहिए, बिहार का पटना जहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे ज्यादा स्किल कैपिटल होना चाहिए, यानी कि सरकार डिक्लेयर करे, घोषित कि हम पटना को स्किल कैपिटल बनाने जा रहे हैं, हम इंदौर को, भोपाल को स्किल कैपिटल बनाने जा रहे हैं, हम लखनऊ को, नोएडा को स्किल कैपिटल बनाने जा रहे हैं, हम झांसी को स्किल कैपिटल बनाने जा रहे हैं यूपी की। तो जब आप स्किल कैपिटल डिक्लेयर करोगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आप एजुकेशन और स्किल को जोड़ने के उपाय करोगे और धीरे धीरे छोटे छोटे उपाय ही जाकर के इंडिया की यानी कंप्लीट इंडिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हिंदुस्तान एक ऐसे देश के रूप में जाना जाएगा जिसके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे ज्यादा है और वो सबसे ज्यादा स्किल है। तो पूरी दुनिया में किसके लोगों की, क्योंकि आबादी बूढ़ी हो रही है, तो जापान में जिसकी आबादी बूढ़ी हो रही है वहां केयर इकोनॉमी की सबसे ज्यादा संभावना है, कहां पर है, जापान में। उस केयर इकोनॉमी में जो लेबर होगा वो कौन होगा, उस केयर इकोनॉमी का लेबर एक इंडियन होगा जो हाई पेड सैलरी पर वहां पर बुजुर्गों की देखभाल करेगा और स्वाभाविक रूप से वह आर्थिक रूप से ताकतवर होगा, रेमिटेंस भी भेजेगा अपने देश में। तो ये स्किल कैपिटल, लेकिन किसी की इस तरफ चिंता नहीं, सब ये यात्रा वो यात्रा, सत्ता पक्ष के अपने अपने चोंचले हैं। आप विश्वास रखें, स्किल कैपिटल इस देश की इस सबसे बड़ी इकोनॉमिक पूंजी है, आर्थिक पूंजी है। स्किल आप लिखिएगा अपने आंसर में, स्किल कैपिटल की संकल्पना एक इनोवेटिव आइडिया है और इनोवेटिव है यानी नवाचारी आइडिया है, नवाचार से ही आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक कल्याण दोनों सुनिश्चित होता है।
तो इनोवेशन से ही आर्थिक समृद्धि भी है और सामाजिक कल्याण भी है, सोशल वेलफेयर भी है। आई होप आप इस विषय को समझ पा रहे हैं। तो ये कैपिटल स्किल मतलब सॉरी स्किल कैपिटल का कॉन्सेप्ट ये मैं दे रहा हूं, आप देखिएगा आज नहीं 10 साल के बाद कोई न कोई इसको इंप्लीमेंट करेगा और तब आप कहेंगे कि यार मेरा टीचर कितना अगिला खेती आगे आगे पछिला खेती भागे जागे। लेकिन पटना को स्किल कैपिटल नहीं बनाया जा सकता। चिंतन कीजिए आप, पटना सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड पूरे इंडिया में वहीं के हैं, तो स्किल कैपिटल क्यों नहीं डेवलप किया जा सकता? और उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, सरकारें घोषणा करेंगी, फिर क्या होगा, सुविधा देंगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट एकेडमिया पार्टनरशिप, पीपीए, ट्रिपल पी होता है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मैंने क्या बोला, पीपीएपी, पब्लिक प्राइवेट एकेडमिया पार्टनरशिप, यानी सरकार और निजी संस्थाएं यानी जो भी उद्योगपति हैं प्लस एकेडमिया यानी जो भी विश्वविद्यालय और कॉलेजेस हैं उनको भी जोड़ा जाए। और फिर आप देखिए कि कैसे पटना धुआंधार सप्लायर बनता है पूरी इंडिया में और बाहर, और कैसे पटना के यूथ जो आज स्वाभाविक है कहीं पर भी जाते हैं तो उनको कमजोर निगाह से देखा जाता है कि भाई बिहार वाले हैं तो पिछड़े ही होंगे। वही बिहार वाले गर्व का प्रतीक बनेंगे पूरे देश के लिए। अभी भी हैं, मैं नहीं कर रहा, बस मैं केवल वो जो अगड़ा और पिछड़ा स्टेटस है उसको लेकर के ये बात कह रहा हूं, दैट्स इट। लेकिन ये सारी चीजें आएंगी नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कृत्रिम। और सबसे बड़ी बात, इंडियन मीडिया वगैरह भी जो जो चर्चा करता है या तो मोदी के साथ या मोदी के विरोध, और तीसरी कोई चर्चा है ही नहीं, इन सब विषयों पर चर्चा ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो पटना वगैरह के लोकल चैनल है उन लोगों को भी इन सब विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन वो सब भी जो यूथ वगैरह, कुछ यंग जर्नलिस्ट मेरे पास एक आध बार उन लोगों ने संपर्क किया, किसी एक विषय को लेकर के मेरा विचार जानना चाह रहे थे। मैंने कहा यार क्या ही लोगे मेरे विचार, मैं अनपॉपुलर आदमी हूं, आप लोग तो अरे सर आप तो इतने पॉपुलर हैं ये। हमने कहा नहीं भाई, क्षणिक 2 मिनट का मेरा विचार क्या परिवर्तन लाएगा, कुछ भी नहीं। वो हजारों की भीड़ में, यानी हजारों यूट्यूब चैनलों की भीड़ में वो खो जाएगा। इसलिए मैंने डिनाई किया, क्योंकि जैसे आप यंग हैं, उनको मैंने कहा, हमने कहा भाई देखो कुछ नया सोचो, नया सोचना ही नहीं। और अगर आप नए सोचने को कह देंगे तो फिर आप ही खराब है। सब वहीं जा रहे हैं, घटना हुई लाइक मोबाइल घुस गया, अरे कुछ नया सोचो, करने दो जो बड़े चैनल्स कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, करने दो। जो आज तक करना चाह रहा वही आप करना चाह रहे हो, जो इंडिया टीवी करना चाह रहा वही आप करना चाह रहे हो, जो रवीश कुमार जी करना चाह रहे हैं वो आप करना चाह रहे हो। आप नहीं कर पाओगे, वो एक्सपर्टाइज है, उनको करने दो, उनके पास रिसोर्सेज हैं। आप वो करो जो इस देश में नहीं हो रहा है, धीरे धीरे आप देखिएगा लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा इश्यू है। तो भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। अब देखिए ये क्या है, थॉट फाइंड्स अ वर्ड एंड क्रिएट वन आल्सो, विचार एक दुनिया खोजता भी और बनाता भी। तो क्या ये जो मेरा विचार था वह एक दुनिया बनाने की बात कह रहा है कि नहीं? बिहार के अंदर ही एक नया बिहार, स्किल्ड बिहार। तो विचार था ये स्किल्ड कैपिटल है, क्या है, कौशल राजधानी। क्या है, कौशल डैश राजधानी, हमेशा स्किल कैपिटल, कौशल राजधानी की संकल्पना एक विचार है जो एक दुनिया खोज रहा है। कौन सी दुनिया? इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली, जो क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो। और जब वो ऐसा होगा तो स्वाभाविक एक दुनिया तो बनाएगा ही बनाएगा। फिर इसके बाद 2024 और अभी अगर हम देखें आज के टॉपिक के हिसाब से, तो विचार यानी जो पर्सनलाइज लर्निंग, एआई बेस्ड जो पर्सनलाइज लर्निंग है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है? एआई बेस्ड पर्सनलाइज लर्निंग, क्या टाइटल लिखा हुआ है? ये फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन है। तो स्वाभाविक रूप से यह एक विचार है जो एक दुनिया खोज रहा है कि हमें जो एजुकेशन सिस्टम उसको एआई बेस्ड बनाना होगा। तो वहां भी आकर के कनेक्ट हो जाता है। ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस आर ऑलवेज सिंपल, व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। चिंतन कीजिएगा, कौन?
व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। तो ये जो विचार मैंने दिया है स्किल कैपिटल का, ये एक साधारण विचार है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। या जो एआई बेस्ड पर्सनलाइज लर्निंग की संकल्पना है, वह एक साधारण विचार है, लेकिन अगर इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया तो इसके व्यापक परिणाम होंगे, क्योंकि सभी विचार जो शुरू में साधारण लगते हैं, उनका जब इंप्लीमेंटेशन होता है तो व्यापक परिणाम के रूप में निकल करके सामने आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहां से। तो अब इसको थोड़ा सा एक बार आपको डिटेल के साथ करा देता हूं, जिससे कि आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब जो मेरा मुद्दा था, जिस मुद्दे पर मैं आप लोगों के साथ बातचीत करना चाह रहा था, सुबह जैसे हमने स्टार्ट किया उस समय फिर बिजली चली गई। यहां तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि भाई हमारा जो हायर एजुकेशन है, ये जो हायर एजुकेशन है या जो उच्च शिक्षा है मेरे प्यारे बच्चों, यह उच्च शिक्षा एआई बेस्ड हो, क्योंकि और एआई में भी ऑब्वियस है पर्सनलाइज लर्निंग को हम आगे बढ़ाएं, यानी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर, व्यक्तिगत मेरिट के आधार पर हम बच्चों को शिक्षा दें, वन साइज फिट्स ऑल की बजाय कस्टमाइज प्लान। यही हो गया। लेकिन मैंने इस टॉपिक को जब आप सबके लिए डिस्कस करने का प्लान किया, मैंने कहा यार मैं इनसे थोड़ा एक अलग एंगल लेता हूं, क्योंकि पर्सनलाइज लर्निंग बच्चे समझ जाएंगे जैसे ही मैं पर्सनल मेंटरशिप की बात करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों को पढ़ाने से पहले शिक्षक को तैयार करना जरूरी है कि नहीं? तो स्वाभाविक है बच्चों को पढ़ाने से पहले शिक्षक को तैयार किया जाता है। इसलिए यदि हम एआई आधारित शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि भारत में शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था कैसी है, यानी टीचर ट्रेनिंग क्या है, टीचर ट्रेनिंग कैसी है। ये नीड है, ये मेरी तरफ से इसको बोलते हैं वही आपका IQIP। क्लियर बच्चे? अब हम जरा देखें कि इंडिया में जो टीचर्स होते हैं उनको ट्रेन कैसे किया जा रहा है, कौन कौन सी संस्थाएं जो ट्रेन कर रही। तो पहली संस्था जो निकल करके आई वो है NCERT मेरे प्यारे बच्चों, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। दूसरी संस्था आती है NCTE यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो टीचर टीचिंग का रेगुलेटर है, यानी कि नियम कानून बनाने वाला निकाय। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों CIET यानी केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। और चौथा है SC यानी अब स्टेट का आ गया SCERT यानी राज्य, जैसे NCERT है वैसे स्टेट में आ गया तो SCERT हो गया राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। और पांचवा हो गया ऑब्वियस, अब हम डिस्ट्रिक्ट में आ गए, सेंटर फिर स्टेट फिर डिस्ट्रिक्ट में, और ये हो गया डाइट्स DIETS मेरे प्यारे बच्चों, यानी जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। और सातवां हो गया मेरे प्यारे बच्चों IASE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। और आठवां हो गया इग्नू मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आप सबको पता है, यानी डिस्टेंस लर्निंग या दूरस्थ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कराता है। और फिर पांचवा हो गया लास्ट हो गया PME विद्या और दीक्षा जैसे पोर्टल। ठीक है, जो डिजिटल मॉडल्स में टीचर्स को ट्रेन करते हैं, PME विद्या और दीक्षा। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप सब इन्हीं स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, आपके आसपास भी लोग होंगे, मुझे बताइए कि क्या इन संस्थानों में, यानी ये जितने भी संस्थान हैं, क्या इन संस्थानों में सिस्टमेटिक यानी व्यवस्थित रूप से AI, डेटा एनालिटिक्स, एडिटेक टूल्स, मशीन लर्निंग ML, इस प्रकार की शिक्षण पद्धति का, टीचिंग मेथड का ट्रेनिंग दिया जा रहा है? आप कहेंगे कि सर लगभग नहीं।
अधिकांश जो अभी भी यानी जो ये इंस्टीट्यूशन है जो टीचर को ट्रेंड कर रहे हैं वो अभी भी कैसे हैं, वही लेसन प्लान यानी ट्रेडिशनल हैं, परंपरागत हैं, ट्रेडिशनल हैं। यानी अभी भी वो ट्रेडिशनल का मतलब क्या कर रहे हैं, ऑब्वियस है, लेसन प्लान कर जो अभी तक चल रहा है यानी चैप्टर 1 चैप्टर 2 यानी पाठ योजना परंपरागत है। दूसरा, अभी भी ब्लैक बोर्ड तकनीक पर हम कार्य, स्मार्ट बोर्ड तक हम नहीं पहुंचे हैं। तीसरा, जो आज भी बस केवल वह क्लास मैनेजमेंट पर है कि क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 मतलब क्लास का मतलब पहला घंटा क्या होगा, दूसरा घंटा क्या पढ़ाया जाएगा, तीसरा, यानी आज भी वही चल रहा है। और चौथा, जो इवोल्यूशन मेथड है बच्चों की कॉपी का, वो भी वही है जो रोट लर्निंग को सपोर्ट करता है, यानी मूल्यांकन पद्धति भी परंपरागत है। ठीक है, आई होप आप समझ गए। तो अब जब इतनी चीज आप समझ गए तो ऐसे में आपको समझना होगा उन निबंधों को जो आपसे यूपीएससी पूछा है। पहला है मेरे प्यारे बच्चों कि शिक्षा की कक्षा की अप्रासंगिकता, इररिलेवेंसी ऑफ क्लासरूम। तो आप इस हिसाब से इसी कंटेंट को लिख दीजिएगा कि इससे कक्षा अप्रासंगिक दिखाई देती है आज की आवश्यकताओं के अनुरूप। फिर अ नेशंस डेस्टिनी शेप्स इन इट्स क्लासरूम, लेकिन क्लासरूम को चलाने वाले आज वेल ट्रेंड नहीं है, तो नेशन की डेस्टिनी स्वाभाविक अच्छा शेप कैसे लेगी, क्वेश्चन मार्क। फिर ऐसे ही आप कोई भी निबंध एजुकेशन पे आएगा तो उसको लिख सकते हैं, लिख लेंगे बच्चों। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर आ गया, अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि अब यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। तो टॉपिक क्या कह रहा है, टॉपिक ये कह रहा है भैया कि पर्सनलाइज लर्निंग, यानी ये हमें देना है, ये देना है। तो आपको समझना होगा कि एआई बेस्ड पर्सनलाइज लर्निंग के लिए शिक्षक को क्या चाहिए। शिक्षक को चाहिए वही सारी चीजें जो यहां पर मैंने आपके सामने रखी है। शिक्षक को चाहिए क्या क्या चीज मेरे प्यारे बच्चों, डेटा पढ़ने की क्षमता, यानी वो डेटा पढ़ सके, वो लर्निंग एनालिटिक्स की समझ, यानी अगर एनएसएसओ कोई रिपोर्ट दे रहा वो उसको समझ सके, एआई बेस्ड डिजिटल जो भी टूल्स हैं, उपकरण है, उसको वो ऑपरेट कर सके। और इतना ही नहीं, वो साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी को भी जानता हो। क्यों? क्योंकि जब शिक्षक ही एआई से अनभिज्ञ है तो एआई आधारित शिक्षा लागू कैसे होगी, ये मेरा प्रश्न है। और प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही होता है। समझ में आया बच्चों? तो यह एक दोहरी चुनौती है भारतीय शिक्षा व्यवस्था के सामने। आप कहेंगे सर क्या है, डबल चैलेंज है सर ये? तो ये दोहरी चुनौती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यानी डबल चैलेंज। तो दोहरी चुनौती का मतलब, नंबर 1, आप छात्रों को एआई से जोड़िए, यानी स्टूडेंट्स को आप एआई से जोड़िए, पहला चैलेंज ये है। दूसरा है जो टीचर है उन टीचर को एआई स्किल्ड बनाइए, यानी एआई में प्रवीण बनाइए। तो ये दो चीजें निकल करके आएंगी मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? तो दोहरी चुनौती है, टीचर को भी ट्रेन करने की जरूरत है। आप सबको अच्छे से पता है कि टीचर कितने ट्रेंड हैं, कितना घुस रहे हैं, नहीं घुस रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप सब हिंदी माध्यम के बच्चे जो लाखों की संख्या में तैयारी कर रहे हैं, आज जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम अभी तक, अब तो हिंदी मीडियम का आप सबको पता होगा, लवासना ने डिटेल देना बंद कर दिया। 2020 या 18 या 19 तक, 18 19 20 तक शायद आता था कि कितने बच्चे लवासना में हिंदी फाउंडेशन कोर्स की बात कर रहा हूं, केवल आईएएस के नहीं, फाउंडेशन कोर्स में कितने बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और कितने अन्य मीडियम के हैं, ऐसा डेटा आता था। अब वो भी नहीं आता, चूंकि तो आखिरी जो डेटा था 15 से 18 बच्चों के बीच का था। उसके बाद लवासना ने डेटा देना ही हिंदी मीडियम का बंद कर दिया, चूंकि बच्चे ही नहीं है। तो लाखों की संख्या में, क्या आपसे मैं पूछना, पूरी इंडिया में 1 लाख से कम बच्चे होंगे हिंदी मीडियम के जो यूपीएससी की तैयारी या पंजाबी मीडियम या अन्य मीडियम में तैयारी कर रहे हैं? बताएं आप मुझे, 1 लाख से क्या कम होंगे? आप मुझे बताइए, मैं सीरियस 1 लाख की बात कर रहा हूं। देश की जितनी राजधानियां हैं हिंदी बेल्ट की, या आप कनेक्ट करिए और 1 लाख बच्चे आपको मिल नहीं जाएंगे क्या? इन 1 लाख बच्चों में 1,000 सीट में 200 आने के लिए डिजर्विंग नहीं है? मिनिमम मैं 200 कह रहा हूं, लेकिन क्यों नहीं हो रहे? क्या आप कभी सोचते हैं यही है कि ये जो इधर मैं खड़ा हूं ना, सुनील, अभिव्यक्ति भी स्किल नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप? और अगर वो स्किल है तो ऑब्वियस स्किल का वो चार्ज करेगा।
क्योंकि स्किल के लिए उसको बहुत काम करना पड़ता है। अब ऑब्वियस है उसमें इकोनॉमिकली इश्यू एंड सो ऑन सो ऑन। बच्चे स्मार्ट नहीं, वो 10-20 हजार दे करके 5 साल फेल हो सकते हैं, लेकिन 5 साल की सारी फीस एक बार दे करके वह 2 साल में सेलेक्ट हो जाए, इसके लिए वो सोचते नहीं। तो ये यहां पर मुद्दा निकल करके आता। अब आता है एआई बेस्ड, यानी अब अगला मुद्दा आता है जो इस टॉपिक पे अब हम आते हैं वापस, यानी मूल टॉपिक पे। एआई आधारित, एआई बेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग एजुकेशन क्या है? तो एआई आधारित व्यक्तिगत शिक्षा का अर्थ है, नंबर 1 आप सब लिखिए, हर छात्र, एवरी स्टूडेंट के सीखने के स्तर के अनुसार सामग्री देना। सीखने के स्तर, जरा शब्द को पकड़ेगा, सीखने का, हर बच्चे के हिसाब से नहीं, सीखने का लेवल क्या है उसके अनुसार उसे कंटेंट देना। अभी क्या हो रहा है, एक ही कंटेंट, वन साइज फिट्स ऑल। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, जो वीक स्टूडेंट हैं, कमजोर छात्र हैं, उनका एमसीक्यू टेस्ट एक एक्स्ट्रा होना चाहिए उन बच्चों के जो क्लास में अच्छे हैं। यानी जैसे सुनील अभिव्यक्ति टेस्ट सीरीज निकालें तो हम 15 फुल लेंथ टेस्ट दें सभी बच्चों को, और जो कमजोर बच्चे हैं वो 5 टेस्ट और दें। ठीक है। तीसरा, जो छात्र बहुत तेज हैं उनको एडवांस प्रश्न दिए जाएं या एडवांस टेस्ट लिया जाए उनका, जिससे वो और तेज बने, यानी तेज छात्र को उन्नत प्रश्न। और चौथा, निरंतर डेटा बेस्ड फीडबैक। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, फीडबैक। तो आप देख सकते हैं अब ये कैसे होगा, हर छात्र के सीखने के स्तर के अनुसार सामग्री देना, कमजोर छात्र को अतिरिक्त अभ्यास कराना, तेज छात्र को उन्नत प्रश्न देना, निरंतर डेटा आधारित फीडबैक। ये कब होगा बता, जब टीचर यानी सुनील अभिव्यक्ति एआई टूल्स को समझे। उसे पता ही नहीं है कि कॉपी का इवेल्युएशन कैसे किया जाता है, तो वो नहीं करा पाएगा। मैं तो ऐसे ऐसे एंगल से कॉपी का मूल्यांकन इस समय करा रहा हूं ना। जो बच्चे अगर यहाँ हैं, रोमा वगैरह बताओ बेटा, अगर तुम बिहार पीसीएस में हो, कितना कर रहा हूं वो मैटर नहीं करता, क्योंकि सुबह शाम आप 15 से 20 क्वेश्चन लिख देंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उस 15 से 20 में 3 से 4 का जो मैं करके दे देता हूं ना, वैसा मूल्यांकन संभव ही नहीं है कि कोई भी, चाहे मेंटरशिप का मैं ऑफलाइन का भयानक सेंटर खोल दूं तब भी नहीं हो पाएगा। लेकिन वो एक स्किल टीचर ही कर पाएगा, आप नहीं कर सकते। आप चेक करिए अपनी कॉपी चेक करा करके, वो जो पॉइंट बताएगा आप मस्त हो जाएंगे। लेकिन एआई को कितना आता है यूपीएससी के या बिहार पीसीएस या यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट के पीसीएस के क्वेश्चंस का आंसर, वो तो जो पढ़ा हुआ है वही खा करके आपको बता रहा है। ठीक है। तो शिक्षक एआई टूल्स को समझे, संस्थान यानी जो भी संस्था है जैसे अभिव्यक्ति आईएएस, आपको टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर दे और डेटा का सही विश्लेषण हो। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, तो ये होता है एआई बेस्ड पर्सनलाइज लर्निंग एजुकेशन। अब अगर यह प्रश्न आए, जैसा आगे मैंने एक प्रश्न बनाया, तो क्या आप डील कर पाएंगे उस प्रश्न को? ठीक है। अब आता है कि भाई बाधा क्या है, एआई बेस्ड पर्सनलाइज जो हम लर्निंग आउटकम की बात कर रहे हैं, इसके कॉन्स्ट्रेंट क्या है, बाधाएं क्या क्या है? तो भैया, एक तरफ रूरल इंडिया, एक तरफ अर्बन इंडिया। अब आप देखते चले जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी, जो टूल्स है उनकी अनुपलब्धता, डिजिटल साक्षरता का अभाव। अब ऐसे में यदि टीचर ट्रेंड नहीं है, छात्र के पास संसाधन नहीं है, तो एआई आधारित शिक्षा केवल शहरी निजी, नॉट गवर्नमेंट, शहरी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तक ही सीमित रह जाएगी। और फिर क्या होगा, एक और ग्लोबल ऑक्सफैम की रिपोर्ट आएगी या ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट आएगी, एक नई नई रिपोर्ट आएगी कि भैया असमानता बढ़ रही। ठीक है ना। अब आता है कि इसको लेकर के जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020, वो क्या कहती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो। ऑब्वियस है, आपको पता होगा कि यह मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन पर जोर देती है। ठीक है ना। तो एआई क्या कर सकता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी सपोर्ट कर सकता है। कैसे? सिलेबस को मैप करने में,
यानी सिलेबस को समझने में, क्रॉस डिसिप्लिन विषयों को चूज करने में आपकी, हमारी, हम सब की मदद कर सकता है इस प्रकार से। और कौशल आधारित स्किल बेस्ड मॉड्यूल भी वो डेवलप कर सकता है एआई। यानी आप कहने का मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जो विजन रखे उनको पूरा करने में एआई मदद करेगा। लेकिन फिर वही प्रश्न, क्या शिक्षक इन डिजिटल टूल्स को संचालित करने के लिए रेडी है? मेरा तो उत्तर नहीं, क्योंकि मैं आपसे क्या ही बताऊं, जब मैं बैठता हूं और तब मुझे समझ में आता है कि, और मैं हर जगह मतलब अच्छी जगह बैठता हूं, एआई के बारे में कुछ नहीं पता यार। बस उनको पता है कि थोड़ा बहुत कंटेंट कंटेंट। एआई वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं कंटेंट, और ये एआई बाप है, इस सिस्टम का बाप, जो इस पे कंट्रोल करेगा, वही रूल करेगा। आपके लिए भी ये उतना ही सत्य, देश को भी छोड़ दीजिए आप। ये बाप है जो इसको, मैं जानता हूं इसके, मैं क्यों कहता हूं कि अब मेंस मेरे लिए एक बाएं हाथ का खेल है। प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स भी आप देख सकते होंगे कि जिस तरीके से कंटेंट आपके पास आ रहा है, पहले क्या हो जाता था, लेट हुआ, कुछ आया नहीं आया, एवरीथिंग टाइम टू टाइम। क्यों हो पा रहा है आप लोग बताओ, सभी बच्चे बताएं, रीजन क्या है? आज आप सोचो, इकोनॉमिक सर्वे में पहले चैप्टर में 51 टर्मिनोलॉजी, और आज यानी जो डिस्कस करूंगा फिजिकल कंसोलिडेशन, राजकोषीय व्यवस्था, उसमें लगभग 70 से 75 या 80 टर्मिनोलॉजी। ये पहले पॉसिबल था क्या? क्या सुनील व्यक्ति भाई साहब मैन्युअली चूज करना पड़ता, और इतना टाइम होता है क्या किसी के पास? आप सोचो कि 2 लेक्चर में लगभग 150 से 200 टर्मिनोलॉजी मैंने दे दिया, और आप भी निकाल करके देखिए, क्या वही टर्मिनोलॉजी आप निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। कुछ कॉमन निकलेगा, लेकिन जो मैं निकालूंगा, जो राजकोषीय व्यवस्था में जो मैंने लास्ट वाला कॉलम टर्मिनोलॉजी बताइएगा, उसके बारे में क्या आपने कभी सुना भी है? लास्ट वाला जो है ई, एक बार आप उसकी हेडिंग पढ़िएगा। तो चूंकि मैंने जब पढ़ा तो मुझे ये लगा कि यार ये चीजें नई आ रही हैं, नए नए टर्म, अगर आ गया एक भी तो बच्चे मिस कर जाएंगे, लाओ लूट लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, यानी टीचर का ट्रेन होना बहुत आवश्यक है। तो अब क्या होना चाहिए भाई, सोल्यूशन क्या हो? पर्सनलाइज बेस्ड आप लर्निंग डेवलप करना, तो पहला पॉइंट होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर एआई फॉर टीचर्स मिशन। क्या है? एआई फॉर टीचर्स मिशन। जैसे सेमीकंडक्टर मिशन है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, वैसे ही एआई फॉर टीचर्स मिशन की शुरुआत होनी चाहिए, जिसमें कंपलसरी हो एआई की ट्रेनिंग हर एक टीचर के लिए। दूसरा, डाइट, यानी जो जिला स्तर की संस्था है, जो राज्य स्तर की एससीईआरटी है, उसमें एआई लैब बनाए जाएं, ठीक है ना? इसके अलावा जो एनसीटीई है, यह क्या करे, यानी जो टीचर्स की एबिलिटी, यानी कि कौन कौन किस किस कैटेगरी में टीचर हो सकता है। जैसे आप यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हो ना, तो आपसे आपकी एबिलिटी पूछ रहा है, मतलब आप उसके एबल हैं कि नहीं। तो वैसे ही जो टीचर के लिए योग्यता होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, उन स्टैंडर्ड्स में एआई स्किल को शामिल करें कि तुम्हारे पास एआई की ट्रेनिंग है कि नहीं। और इसके अलावा जो डेटा प्राइवेसी से जुड़े हुए कानून है, सरकार उनको भी मजबूत करे मेरे प्यारे बच्चों। तो यही है भविष्य के साम्राज्य। जब मस्तिष्क के साम्राज्य की बात आप करते हैं, तो समापन में मैं यही कहूंगा कि भविष्य की शिक्षा का सच है एआई। यह बिल्कुल सही है, लेकिन भारत में चुनौती केवल टेक्नोलॉजी लाना नहीं है, एआई लाना नहीं। पहले शिक्षक को भविष्य के लिए तैयार करना होगा, तभी वो भविष्य के मस्तिष्क बना पाएगा। यदि शिक्षक ट्रेडिशनल सोच में रहेगा, पारंपरिक सोच में रहेगा, और छात्र डिजिटल दुनिया में, तो शिक्षण में गैप बढ़ेगा। इसलिए एआई बेस्ड पर्सनलाइज लर्निंग की सफलता की कुंजी है मेरे प्यारे बच्चों, एक फार्मूला जिसे कहेंगे टी टी सी आई आई। लिख लीजिएगा, टी टी सी आई आई, यानी टी फॉर टेक्नोलॉजी प्लस टीचर प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब सब तक ये पहुंचे। सी काट दीजिए। सॉरी, टीटीआईआई, टीचर प्लस, सॉरी, टेक्नोलॉजी प्लस टीचर की कैपेसिटी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इंक्लूजन। ठीक है, अब आते हैं आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर पाएंगे, तब तक मैं अगले टॉपिक पे आता हूं।
क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर अभी आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा। बच्चों 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 बच्चों, तो आप सोचिए कि लाइफ कितनी इजी हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने, अब ये मेरा लेक्चर है, अगर ये स्कूल कॉलेज में फ्री में दिया जाए, आप सोचिए, मैं कोई उसका पैसा भी नहीं चार्ज करूंगा, हर स्कूल कॉलेज में गवर्नमेंट मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करे, चूंकि स्वाभाविक है पूरी इंडिया में यह सत्य है कि सबसे ज्यादा डिटेल में हिंदू सुनील अभिव्यक्ति पढ़ाते हैं शुरू से आज तक। अच्छा एक्सपीरियंस है, बैकग्राउंड टॉप का है, स्किल एक नंबर का है, जस्टिफाइड है, बहुत बड़े बड़े पैकेजेस पर काम कर चुका हूं जिसका सारा डेटा है, यानी सरकार, राज्य सरकारें डेटा मांगेंगी तो जिस पद पर रह चुका हूं, जिस पोजीशन पर रह चुका हूं, जिस पैकेज पर रह चुका हूं, सब, क्योंकि ऑनलाइन में ही रहा हूं, सारा डेटा होता है, एवरीथिंग रिकॉर्ड है, कोई कुछ भी हिडन नहीं है। और एक 2012 से लेकर अभी तक एक सक्सेसफुल टीचर के रूप में काम कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, चाहे टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमी, एवरीथिंग। अब आप सोचो कि ये अगर स्कूलों में चले तो क्या नुकसान हो जाएगा किसी का। मैं कहता हूं मेरा नाम भी ना बताया जाए, बस केवल यूपीएससी एडिटोरियल वाला टीचर कुछ पढ़ा रहा है, लेकिन नहीं चलेगा। आप सोचिए कि फ्री में ये चीजें हर एक बच्चे को मिल सकती है, लेकिन इस पर काम नहीं करना है लोगों को। अरे भाई, हमसे शपथ लिखवा लो कि हम जीवन में कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा कभी नहीं उठाएंगे, ऐसा लिखवा लो शपथ। आज के टाइम पर भी ऐसे अध्यापक हैं जो केवल टीचिंग के लिए ही समर्पित है, जिन्हें एमएलए एमपी में इंटरेस्ट ही नहीं, चूंकि हमें पता है कि हमारी जो जर्नी है वो उनसे बहुत बड़ी है। हम एमएलए एमपी तैयार कर सकते हैं, नई पीढ़ी के एमएलए, नई पीढ़ी के एमपी। तो जो मजा तैयार करने में है, वो मजा कहाँ है यार। जब मैं अपने बच्चों के यहाँ पहुंचता हूँ, वो गेट से निकल करके पैर छू लेते हैं, उतनी भारी भीड़ में एक आईएएस अगर आपका पैर छू लेता है, जिसके लिए लोग, मतलब ऑब्वियस है, पूरा सिस्टम खड़ा रहता है, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता इससे बड़ी चीज इस दुनिया में कोई हो सकती। तो अगर मेरे सैकड़ों बच्चे, मैं नहीं कह रहा हूं सब पैर छुएंगे, दो चार भी छूते हैं, छूने का मतलब पैर नहीं छूना, मतलब रिस्पेक्ट करना, ये नहीं कि मैं किसी से चाहता हूं कि मेरा पैर छुए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो अंदर की आवाज आती है, बड़ों को रिस्पेक्ट करना है कि नहीं करना, अपने गुरु को। तो वो जो आनंद है ना, उस आनंद की कोई सीमा नहीं। तो जब हजारों आईएएस ऐसे हो सकते हैं, तो फिर स्वाभाविक रूप से हम क्यों जाएंगे एमपी एमएलए के चक्कर में। अभी तक हमने क्या मान लिया ना, दुनिया में भौकाल, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भौकाल वाला जीवन चाहते ही नहीं, और ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे टीचर हैं। लेकिन वही है कि ईच एंड एवरीवन, डर, भय। तो ये हो गया आपका, मेरे प्यारे बच्चों, लिख लेंगे इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेम वही चीज। अच्छा, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है आप सबके सामने, रिजल्ट्स भी हैं, और बहुत सारे हैं जिन कंपनियों में काम किया, उसका कोई रिकॉर्ड यहाँ रिजल्ट का मैं यूज नहीं कर सकता हूं। तो ये बहुत कम रिजल्ट हैं, यानी उन कंपनियों में काम किया तो हर जगह लीड ही किया हूं, तो रिजल्ट वहां भी ठीक ठाक, जो भी वो लोग शो किए उसमें भी मेरा हिस्सा रहा है, ये बताना पड़ रहा है। और बाकी आप सब यूपीएससी ऑप्शनल हो, जीएस हो, आप या स्टेट पीसीएस मेंस हो, या आईएएस की पूरी मेंटरशिप हो, सब कुछ मैं देता हूं। आप सब मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये फोन नंबर है और आप लोग जुड़ सकते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अब अगला टॉपिक आपके सामने आता है, असमानता को खत्म करने और अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए हायर एजुकेशन जरूरी। अब इस पर भी मैं थोड़ा सा, यानी यह एक उसी एआई समिट में जो हिंदू की हुई है, ये देखिए द हिंदू, उसमें कहा गया है, तो उच्च शिक्षा ही असमानता को समाप्त करने और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की कुंजी है। नहीं, सारा ही एजुकेशन सिस्टम, लेकिन ठीक है, अब ये कहा गया है तो भाई हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी इन्होंने कहा है, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो बहुत इसको पढ़ाने की आवश्यकता है, ये तो एक विचार है, बस आप उसको पकड़ लीजिए। एजुकेशन होल देश को आगे बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा इस पर हम लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं, जिसपे बहुत ज्यादा हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कर लेंगे बेटा। यानी सिंपल है कि इस प्रश्न को आप ऐसे समझिएगा, इसको विकास और असमानता, यानी इसको आप ऐसे लीजिएगा तब और अच्छे से समझ पाएंगे। ग्रोथ वर्सेस पॉवर्टी,
यानी समृद्धि वर्सेस गरीबी की निगाह से इस आर्टिकल को आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और ऑब्वियस है टेक्नोलॉजी, एआई, उसका यहां पर रोल है। यह यूनिट वही पीछे वाली आ रही है और स्वाभाविक है, इसमें जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, सोसाइटी भी आ रहा है, इसलिए मैंने ये लगाया है। ए से वही रहेंगे जो पीछे मैंने आपसे डिस्कस की। इकोनॉमी भी इसके साथ कनेक्टेड है, बताने की जरूरत नहीं। हायर एजुकेशन, लेकिन अब पहले टॉपिक पढ़ते हैं, फिर इन प्रश्नों पर आते हैं और चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक की शुरुआत चलिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न से किया जाए। आप लोग जरा इसको सुन करके थोड़ा यहां से ना दिमाग से सोचिएगा। भारत तेजी से बढ़ रही इकोनॉमी है, बोलिए। आप कहेंगे यस सर, अभी सर्वे आया अभी, ठीक है, तो ऑब्वियस है, आईएमएफ की रिपोर्ट्स आई, ग्लोबल हेडविंड है, उसके बाद भी हम अच्छा कर रहे हैं। यानी भारत तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है, लेकिन क्या, अब अगला प्रश्न, क्या विकास यानी विकास का लाभ सभी तक पहुंच पाया है? बोलिए। आप कहेंगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट हो, ऑक्सफैम की रिपोर्ट हो, और भी असमानता के जो नेशनल डेटा आ रहे हैं, वो सब क्या कहते हैं कि भाई अभी भी असमानता है और व्यापक स्तर पर, इसका मतलब विकास अभी तक नहीं पहुंच पाया। 1% के बराबर 1% इंडियंस के पास उतनी प्रॉपर्टी जितना 22% इंडियन के पास नहीं। तो यदि देश की जीडीपी बढ़ रही तो क्या गरीब भी उसी अनुपात में समृद्ध हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो यही वह बिंदु है जिस पर यह आर्टिकल लिखा गया है, उच्च शिक्षा का महत्व। तो अब हायर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पर अगर कोई बात आपसे पूछी जाती है तो यह टॉपिक आपकी मदद करेगा। हायर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या, और इस द हिंदू ग्रुप की जो सबमिट थी उसमें यही कहा गया कि अगर आप इनइक्वालिटी को कम करना चाहते हैं, इकोनॉमी को मजबूत करना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है हायर एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। तो यही विषय यहां पर डिस्कस किया गया है। और क्लियर बेटा? अब आता है कि हम लोगों ने जैसे देखा कि भारत आज विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था में शामिल है, लेकिन दूसरी ओर कॉन्ट्राडिक्शन भी है जो हमें सोने नहीं दे रहा है। इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, रूरल अर्बन जो डिफरेंसेस है सभी प्रकार के विकास में वो बढ़ रहा है, बना हुआ है। डिजिटल डिवाइड है, उच्च शिक्षा तक पहुंच समान नहीं है, यानी बहुत कुछ 10th और 12th के बाद रुक जाता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन जो मैंने आपको बताया, ये क्या दिखा रही है? दिखाते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इक्वल अपॉर्चुनिटी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा निर्णायक है। कैसे? क्यों? क्योंकि नंबर 1, उच्च शिक्षा क्या करती है? विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी, अभी देखिएगा, पहला, उच्च शिक्षा क्या करती है? वो सोशल मोबिलिटी लाती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ होता है गरीब परिवार का बच्चा पढ़ाई के माध्यम से उच्च आय वर्ग में, हाई इनकम क्लास में पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल, ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी आईआईटी या एम्स में प्रवेश पाकर वैश्विक स्तर पर कार्य करता है। यह केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि इंटर जनरेशनल पॉवर्टी तोड़ने का साधन है। पीढ़ीगत गरीबी, इंटर यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी उसने अपनी पिछली पीढ़ी की गरीबी को पार कर लिया, और इसी से इंटर जनरेशनल इक्विटी भी आएगी। तो जो 2019 में जीएस पेपर 3 में समावेशी विकास पर प्रश्न आपसे पूछा गया था, आप जाकर के चेक करिएगा, उसमें पूछा था जो है इंटर जनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल इक्विटी क्या है और ये कैसे आएंगी, उसके साथ जुड़े मुद्दे। तो आप देख सकते हैं इंट्रा जनरेशनल नहीं, इंटर जनरेशनल इक्विटी कैसे आएगी। तो वो कैसे आएगी? ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी जब आईआईटी या आईआईएम या कहीं पर भी या एम्स में प्रवेश पाकर वैश्विक स्तर पर कार्य करेगा, तो यह उसकी केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं होगी, यह इंटर जनरेशनल पॉवर्टी तोड़ने का एक मीडियम, एक मींस, एक साधन बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला ये है, हायर एजुकेशन ये करता है कि नहीं करता? दूसरा, हायर एजुकेशन क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? यही टॉपिक पे ही आ जाते हैं। पहला हो गया तो यहां थोड़ा अच्छे से दिखेगा।
हायर एजुकेशन इज की टू एलिमिनेटिंग इनइक्वालिटी। पहला आपने पढ़ लिया, सोशल मोबिलिटी करता है। दूसरा क्या करता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, HCF, मानव पूंजी का निर्माण करता है। अब आप कहेंगे सर मानव पूंजी का अर्थ है शिक्षित, प्रशिक्षित और कुशल जनशक्ति, जिस पर यह प्रश्न पूछा गया है। भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा जब तक कि हमारी जनशक्ति अधिक शिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील नहीं हो जाती है। तो मानव पूंजी का अर्थ यही होता है शिक्षित, प्रशिक्षित और कुशल जनशक्ति। 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था AI, डेटा साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और इन सभी क्षेत्रों में हायर एजुकेशन अनिवार्य है। इसलिए दूसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों यहां पर यह निकल करके आता है कि कैसे की है इन सभी क्षेत्रों में, क्योंकि ऑब्वियस उच्च शिक्षा ही सब कुछ है। यदि कौशल नहीं होगा तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या हो जाएगा? यही लिखा हुआ ना, जनसांख्यिकीय बोझ बन जाएगा। यानी भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा जब तक ऐसा नहीं होगा। तो दूसरा लाभ हायर एजुकेशन से यह होता है। तीसरा लाभ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तीसरा होता है इनोवेशन एंड रिसर्च, I&R मैंने लिखा, नवाचार और अनुसंधान। भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय लगभग 0.7% हमारी GDP का है, जबकि मैं कल भी और रोज ही हम लोग लगभग पढ़ लेते हैं कि विकसित देशों में 2.4% तक है। तो और विश्वविद्यालय ही स्टार्टअप के, पेटेंट के और न्यू टेक्नोलॉजी के जन्म स्थान, यानी समझिए हॉस्पिटल होते हैं जहां पर बच्चे पैदा होते हैं। जैसे IIT मद्रास और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से निकलते स्टार्टअप भारत की डिजिटल इकोनॉमी को गति दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप स्वयं बताएं। आप कहेंगे सर दे रहे हैं। तो यही बात यहां पर चर्चा की गई है, यही 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब आता है कि भाई चलो अगर हायर एजुकेशन है तो गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कुछ इसको आगे बढ़ाने के लिए हायर एजुकेशन? यस, तो इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जिक्र है। उसका लक्ष्य है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, यानी सकल नामांकन अनुपात, उसको 50% तक ले जाना, मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन को आगे बढ़ाना, डिजिटल एजुकेशन का विस्तार करना और रिसर्च को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इस जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 4 ये मैंने कदम बताए, स्वाभाविक है ये इस आधार पर ही बनाए गए हैं कि असमानता को खत्म करने और अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए हायर एजुकेशन ही जरूरी है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या निवेश पर्याप्त है? यानी जो ये 0.67% दिया जा रहा है, आप कहेंगे नहीं सर ये पर्याप्त नहीं है। मेरे बच्चों 1966 में एक कोठारी कमीशन बना था, अगर आपको याद हो, कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग। उसने उस समय कहा था, बाप रे बाप, कि GDP का लगभग 6% खर्च करो, लेकिन हम कितना कर रहे हैं? आप चिंतन कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इश्यू है। अब आता है, ये तो हो गया चलो सरकार का पहलू, आता है कि चलो भाई हायर एजुकेशन सब कुछ है, बट कुछ चैलेंज भी है क्या? जी हां मेरे बच्चों, निजीकरण के कारण शिक्षा महंगी हो रही है। निजीकरण के कारण शिक्षा महंगी हो रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता का अंतर है, डिजिटल संसाधनों की असमान उपलब्धता है, अनुसंधान में सीमित निवेश है। अब इतनी बड़ी समस्या, इनका समाधान नहीं करोगे गुरु तो असमानता और बढ़ेगी। जो सक्षम है वो सीखेंगे, जो नहीं है वो नहीं सीखेंगे। अब इंटरनेशनल अगर हम कंपेयर करें अंत में, क्योंकि आपको भी इसी फॉर्मेट में, जैसे मैं लेक्चर लेता हूं, इसी फॉर्मेट में आंसर को भी सोचना चाहिए। तो साउथ कोरिया हो गए, सिंगापुर हो गए, इन देशों ने शिक्षा में निवेश खूब किया है और आज नॉलेज इकोनॉमी बनाई है कि नहीं बनाई? तो उनकी कहानी हमें क्या बताती है कि शिक्षा पर खर्च खर्च नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होता। आप सब भी अपने घर में ये लाइन जरूर बोलिएगा कि एजुकेशन पर पैसा खर्च करना सेकंड नहीं सोचना चाहिए। इट्स अ इन्वेस्टमेंट, लेकिन इट्स एन इन्वेस्टमेंट। लोग इस चीज को नहीं समझते। निवेश है कि नहीं? तो अंत में हम क्या कह सकते हैं कि GDP वृद्धि जरूरी है, लेकिन अवसरों की समानता उससे भी अधिक जरूरी है। और समान अवसर का सबसे प्रभावी माध्यम है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा केवल डिग्री नहीं देती है या समाज में शक्ति संतुलन बदलती है, गरीबी की जंजीर तोड़ती है और राष्ट्र को नवाचार आधारित
अर्थव्यवस्था बनाती है। इन विषयों पर चिंतन होने के बजाय आजकल चिंतन में क्या चल रहा है? ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ, बनिया, ओबीसी, दलित, ये और जनजाति और धर्म, यानी हम सब इस समय इसी चर्चा में अटे पड़े। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। जो नहीं समझेगा स्वाभाविक रूप से वो देश को कहां ले जाएगा। और जो ठीक है बेटा, अब देखो यार, उच्च समृद्धि के लगातार अनुभव के बाद भारत के मानव विकास के निम्न संकेतक क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हम स्किल्ड लोग हैं ही नहीं। डेस्टिनी ऑफ अ नेशन, मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं। अब एक प्रश्न है यहां, इसको जरा पढ़िए और आप बताइए क्या आप कर पाएंगे इसको। बोलो भाई। ठीक है, अभी इसका आंसर भी आपको मिलेगा। तीसरा टॉपिक आता है, यानी स्कूलों में डिजिटल डिवाइड। अब देख सकते हैं किसी भी राष्ट्र के विकास में एजुकेशन सब कुछ है, और एजुकेशन के सामने देख सकते हैं डिजिटल डिवाइड नॉट द रियल प्रॉब्लम इन स्कूल। डिजिटल डिवाइड असली समस्या नहीं है, समस्या है बट असली नहीं है। आप कहेंगे सर पहले तो इस टॉपिक को समझाइए, हम समझाते हैं। लेकिन समझने के लिए एक कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए कि एक ग्रामीण सरकारी विद्यालय में बच्चा है जिसे जोड़ घटाव ठीक से नहीं आता, वाक्य पढ़ने में कठिनाई होती है। असर की रिपोर्ट याद करिए, 8वीं का बच्चा 5वीं की हिंदी नहीं पढ़ पाता है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। कल्पना कीजिए आप कि ग्रामीण सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा जिसे जोड़ घटाव ठीक से नहीं आता, वाक्य पढ़ने में, सेंटेंसेस को पढ़ने में कठिनाई होती है। अब यदि उसे टैबलेट दे दिया जाए, स्मार्ट बोर्ड लगा दिया जाए, तो क्या उसकी सीखने की समस्या हल हो जाएगी? चिंतन कीजिए। यही प्रश्न आज के इस आर्टिकल का मुख्य बिंदु है, जिसे आप यहां से पढ़ सकते हैं। यानी इस आर्टिकल में यही व्हाट इज इशू क्या है कि सरकारी स्कूलों की सबसे बड़ी समस्या डिजिटल डिवाइड नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। वही जो मैं पीछे बताता रहा हूं, यानी शिक्षक ही अच्छे नहीं गुरु, और फाउंडेशनल लर्निंग की कमजोरी है, आप उनको सिखा ही नहीं पा रहे। जब टीचर कमजोर होगा तो नए नए आइडियाज कहां से ला पाएगा? जब देश में डिजिटल इंडिया, स्मार्ट क्लास, एआई आधारित टीचिंग और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जोर दिया जा रहा है, तब यह बहस बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो जाती। इसलिए मैंने आर्टिकल रखा, नहीं तो मैं रखता नहीं। आई होप आप समझ गए। और सेम सिलेबस है, टेक्नोलॉजी, जनसंख्या, मतलब जो पहले वाले में, तो इस पे जाने की जरूरत नहीं। ठीक है। अब देखिए प्रश्न भी है 2020 में जीएस पेपर 1 में पूछा कि भारत में डिजिटल इनिशिएटिव ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान दिया। अब आप पढ़िए, क्या ये प्रश्न 100% कनेक्ट हो रहा है कि नहीं? भारत सरकार के डिजिटल इनिशिएटिव पर चर्चा, और आज हम डिजिटल डिवाइड, यानी हम भी तो कह रहे हैं ना भाई, डिजिटल डिवाइड असली समस्या नहीं है, सरकार ने डिजिटल पहल की है। समस्या टीचर ही नहीं है, टीचर अच्छे नहीं है तो आउटकम अच्छा हो ही नहीं सकता। ये सब आप लोग नहीं सोचते, आपके पेरेंट्स की ये समझ नहीं, इस वजह से आप सब, आप सुनते हो ना, लोग कहते हैं कि खेत बेच दिया, कर्जा ले लिया, बैंक से कर्ज लेकर के बेटे को अमेरिका पढ़ने भेज दिया, बेटी को ब्रिटेन पढ़ने भेज दिया, कर्जा लेकर के। यानी इसका मतलब क्या है? यानी कर्जा लेकर के बिजनेस किया जाता है ना, बिजनेसमैन कर्जा लेके बिजनेस करता है ना, मिडिल क्लास कर्जा लेकर के बच्चे के एजुकेशन पे खर्च करता। चूंकि जैसे बिजनेसमैन को पता है ये कर्जा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है जो मैं कर्जे के रूप में ले रहा हूं, वैसे ही। लेकिन जो समझदार नहीं, वो फिर झूलते रह जाएंगे, और 30-35 के बाद उनको समझ में आएगा, लेकिन तब समझने का मौका नहीं होता। तो डिजिटल पहल आप देख सकते हैं, यानी डिजिटल विषयों को एजुकेशन से जोड़ करके प्रश्न पूछना शुरू हो चुका है। अब देखिए 2021 में क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली डिजिटल इलिटरेसी ने आईसीटी की अल्प उपलब्धता के साथ मिलकर सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न की है? जरा देखिए। तो ये वही कह रहा है
यानी कि लोगों को, चाहे वो सोसाइटी में किसी भी, यानी स्कूल हो, फैमिली हो और अन्य इंस्टीट्यूशंस हो, डिजिटली वो निरक्षर हैं। तो आईसी और उसके साथ साथ डिजिटल डिवाइड भी, यानी आईसीटी वगैरह की पहुंच भी उतनी अच्छी नहीं, इंटरनेट की स्पीड नहीं है, सो ऑन बहुत सारे मुद्दे। तो इसके कारण क्या सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा? बिल्कुल भैया। ऐसे यूथ तैयार हुए जो स्किल, जो यूजलेस हैं, केयरलेस हैं। तो अगर वो यूजलेस हैं, केयरलेस हैं, तो अभी आपने पढ़ा कि हायर एजुकेशन जीडीपी भी बढ़ाएगा और असमानता भी कम करेगा। तो यह दोनों ही स्थितियां इस कंडीशन में नहीं होंगी। आप देख रहे हो कैसे ये प्रश्न 100% कनेक्ट हो रहे हैं। अब आइए हम, क्योंकि टॉपिक में लिखा हुआ डिजिटल डिवाइड, तो सबसे पहले हम डिजिटल डिवाइड को समझते हैं। डीडी ये क्या है? डिजिटल डिवाइड का अर्थ है डिजिटल संसाधन, रिसोर्स, जैसे कंप्यूटर, जैसे इंटरनेट, जैसे टैबलेट, जैसे स्मार्टफोन की उपलब्धता और उपयोग में सामाजिक आर्थिक वर्गों के बीच का अंतर, यानी वही जो आप अमीर और गरीब के बीच में अंतर। फॉर एग्जाम्पल, शहरी निजी जितने भी शहर के प्राइवेट स्कूल्स हैं, ठीक ठीक कंडीशन में, वहां बच्चों के पास क्या नहीं, लैपटॉप है। जबकि ग्रामीण स्कूलों में बिजली तक नियमित नहीं, यानी एक लैपटॉप से पढ़ रहा और एक बिजली भी नहीं है। ये वही स्वप्न नहीं है जो हमें सोने नहीं दे रहा। निबंध पूछा था 2015 में। फिर भी आर्टिकल प्रश्न करता है कि क्या केवल उपकरण की अनुपलब्धता ही शिक्षा संकट का कारण है? ठीक है भाई, डिजिटल डिवाइड है, लेकिन उपकरणों के स्तर पर ही अगर डिवाइड है, तो क्या केवल उपकरण की अनुपलब्धता ही शिक्षा संकट का कारण है? और फिर वो ढूंढता है असली संकट। क्या ढूंढता है? मूल समस्या। ठीक है ना? असली संकट क्या है? यानी केंद्र और राज्य सरकारें मान ले रही हैं कि असली समस्या क्या है? टैबलेट, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लैब, एआई बेस्ड एजुकेशन, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा दे रही हैं। बट असली समस्या कहां है? यानी उनको पढ़ाने में, कैसे उनको उनका पाठ पढ़ाया जाए, असली संकट यहां पर है। यानी इसीलिए केवल ये डिजिटल डिवाइड असली समस्या नहीं, ये एक समस्या है। सरकार इस समस्या का समाधान भी ढूंढ रही है, दे रही है। असली संकट कहां है? नंबर 1, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, यानी जिसे हम बोलते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में। इसका मतलब क्या हो गया? पहला, कि पाठ को समझाने की सरल शैली, यानी सरल पाठ पढ़ने की बच्चों की क्षमता का विकास। कोई भी जो मैथ है, कोई भी विषय है, या हम कहें कि जो मूल गणितीय क्रियाएं हैं, उनको समझाना जिससे वो समझ पाए। एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट का जिक्र है कि वह दिखाती है कि कई बच्चे कक्षा के स्तर के अनुसार पढ़ और गणना नहीं कर पा रहे। यदि बच्चा पाठ समझ नहीं पा रहा, मेरे प्यारे बच्चों, तो डिजिटल ऐप उसे केवल स्क्रीन पर विकल्प चुनना सिखाएगा, गहराई से सोचना सिखाएगा क्या? मेरी क्लास में आप आते हैं तो क्या आप गहराई से नहीं सीखते हैं? चिंतन कीजिए। तो पहली चुनौती ये है, यानी कहता है कि पहली चुनौती ये हो गई, FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की समझना होना। दूसरी समस्या क्या है? दूसरी वो कहता है रोट लर्निंग, RL, यानी रटंत प्रणाली है, आलोचनात्मक चिंतन नहीं है। आप कल मेरी बिहार की एक स्टूडेंट ने जो मेंटरशिप में है मेंस के लिए, उन्होंने कहा कि सर मैं क्या करूं एक ऐसे में फैक्ट के लिए। मैंने कहा बेटा जितना फैक्ट डाल सकती हो डालो, स्टेट PCS है, फैक्ट के बिना काम नहीं चलेगा। सोच लीजिए आप, रटंत प्रणाली बनाम आलोचनात्मक चिंतन। आज भी अनेक विद्यालयों में शिक्षा का स्वरूप क्या है? प्रश्न याद करो, उत्तर रटो, परीक्षा में लिख दो, दैट्स कॉल्ड रोट लर्निंग। लेकिन वास्तविक शिक्षा क्या? प्रश्न पूछना। निबंध में पूछा था, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही होता है। तर्क करना, विश्लेषण करना, प्रयोग करना। तो टेक्नोलॉजी मेरे प्यारे बच्चों यह प्रक्रिया तेज कर सकती है,
पर क्रिटिकल थिंकिंग विकसित नहीं कर सकती है। क्रिटिकल थिंकिंग तभी विकसित होगी जब सुनील अभिव्यक्ति आपका कराएगा। टीचर एआई या कोई भी टेक्नोलॉजी से शिक्षित नहीं कर सकती है क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये दो चैलेंज बता करके बताया गया है कि भैया जो शिक्षा का, एजुकेशन का मेन पिलर है, एमपी ये है, एमपी एमएलए एमपी मेन पिलर, शिक्षा का केंद्रीय स्तंभ कौन है? टीचर, सुनील अभिव्यक्ति। तो मेरे प्यारे बच्चों, केंद्रीय स्तंभ, आप कहेंगे सर और भी स्तंभ होते हैं, हम कहेंगे हाँ भाई, इसके 3 स्तंभ होते हैं शिक्षा के। पहला होता है कैरिकुलम यानी पाठ्यक्रम आपका, दूसरा होता है पेडागॉगी यानी शिक्षण पद्धति, और तीसरा होता है टीचर यानी शिक्षक। यदि शिक्षक प्रशिक्षित नहीं है, विषय में दक्ष नहीं है या मोटिवेटेड नहीं है, तो स्मार्ट बोर्ड कितना भी अच्छा हो वह निष्प्रभावी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। तो एक जो स्किल्ड टीचर होता है, प्रशिक्षित शिक्षक होता है, वह फ्रैक्शन की अवधारणा जीवन के उदाहरण से समझा सकता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है, जैसा कि हम लोग सिखाते हैं कहानियों से, एग्जाम्पल से, यूपीएससी के क्वेश्चन से। ठीक है, तो टीचर की इंपॉर्टेंस यहां पर फिर से आई मेरे प्यारे बच्चों, तभी कक्षाएं अच्छी हो पाएंगी। और फिर आर्टिकल में अंत में जाकर के वो कहता है कि एजुकेशन और टीचर का लक्ष्य केवल पाठ्यक्रम नहीं है, लाइफ स्किल भी है। लाइफ स्किल, जीवन कौशल की शिक्षा केवल विषय का ज्ञान नहीं है, हमें बच्चों का विकसित करना, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक समझ हमें विकसित करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यानी समस्या समाधान क्षमता हमें विकसित करना है, असफलता से सीखने की क्षमता जिससे वो आत्महत्या ना करे, और डायलॉग स्किल यानी संवाद कौशल। यानी तकनीक क्या है? तकनीक प्रेडिक्टेबल है, एआई ये करेगा। जीवन अनसर्टेन है, अनिश्चित है, इसलिए शिक्षा को हमेशा मानवीय स्पर्श चाहिए ही चाहिए। यह यहां पर डिस्कस किया गया है। अब आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, एक प्रश्न भी है। अच्छा लगा? अच्छा, मिसिंग हो गया, ठीक है, अभी पीडीएफ में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है यानी 2024 को बेस ईयर मानकर, ये अच्छा टॉपिक है, इसको आप लोग एक बार देखिए। ये प्रीलिम्स के लिए मेनली, लेकिन मैंने मेंस का भी एक क्वेश्चन इस पे बना दिया है। ये बेटा वो क्वेश्चन जो वहां नहीं दिखा था, भारत के सरकारी विद्यालयों में वास्तविक संकट डिजिटल डिवाइड नहीं बल्कि शिक्षण की गुणवत्ता और आधारभूत अधिगम की कमजोरी है, विवेचना कीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी अच्छा टॉपिक बन पड़ रहा है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप बाजार जाते हैं और देखते हैं, गए तो होंगे ही होंगे कि दूध, यूपीएससी की तैयारी करने वाले तो ऑब्वियस अकेले मैक्सिमम जाते ही रहते हैं, दूध, दाल, सब्जी, मोबाइल रिचार्ज, स्कूल फीस। अरे स्कूल मतलब आपके यूपीएससी की, मेरी फीस, सबकी कीमत बदल रही है। ठीक है ना, कभी सब्जी का रेट ये है तो कभी अगले दिन कुछ और हो गया। तो ऐसे में सरकार कैसे जानती है कि देश में महंगाई कितनी है? बोलो। तो आप कहेंगे सर इसी से जानती है जो आप पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई। तो सीपीआई क्या? सीपीआई एक सूचकांक है, यानी सीपीआई एक सूचकांक है। ठीक है बेटा, जो आपके और मेरे जैसे जो आम कंज्यूमर है, आम उपभोक्ता है, उनके द्वारा खरीदी जाने वाली गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों में समय के साथ होने वाले चेंजेस को नापता है कि आज ये टी शर्ट 100 रुपए की थी, कल अगर 150 की हुई, परसों 200 की हुई, तो ये जो परिवर्तन हो रहा है उसको मापना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने टी शर्ट का दिया एक एग्जाम्पल, और कि यदि 2024 में 100 रुपए की बास्केट यानी टोकरी 2026 में 103 रुपए की हो जाए तो महंगाई कितनी बढ़ी? 3% बढ़ी,
2024 के मुकाबले 26 में उस टोकरी के कीमत में। तो ये सीपीआई क्या होता है आपको बता दिया गया। अब आता है प्रीलिम्स के लिए कि ये सीपीआई भारत में जारी कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑब्वियस है, यहां पर लिखा होगा MOSPI यानी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। और कौन निश्चित करता है महंगाई का लक्ष्य, तो आप कहेंगे सर आरबीआई, यानी आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वो ये तय करती है कि महंगाई कितनी होनी चाहिए। और इसके लिए हमने एक टारगेट अपनाया जिसका नाम है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जिसे हम फिट कहते हैं। और इस फिट में 4 ± 2 का डेटा हमने लिया हुआ है, यानी मिनिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम 6 हो सकता है, इसी के बीच में रहेगा। और उस आधार पर अभी की जो खुदरा महंगाई दर्ज की गई 2.75%। अब ये चर्चा में इसीलिए है कि सरकार ने 2000 पहले बेस ईयर था 2015 सीपीआई की गणना करने का। अब 2024 को नया बेस ईयर बनाया गया है, सीपीआई की नई श्रृंखला उसी के आधार पर जारी की गई। और डेटा मैंने बता ही दिया। अब आपके मन में आएगा सर ये बेस ईयर क्या होता है, क्यों महत्वपूर्ण होता है। यानी बेस ईयर वह होता है जिससे 100 मानकर आगे के वर्षों की तुलना की जाती है। यानी जैसे आप मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते थे, माना 5 किलो का मूल्य 100 रुपया, तो वैसे ही आधार वर्ष वो होता है जिससे 100 मानकर आगे के वर्षों की तुलना की जाती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए। अब आता है कि आधार वर्ष बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पिछले 10 से 12 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था बदल गई है। कैसे? ग्रामीण से शहरों की तरफ लोग आ रहे हैं, डिजिटल पेमेंट बहुत बढ़ गया, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई है, सर्विस सेक्टर बहुत इंक्रीज कर गया है। तो ऐसे में 2000 उपभोग की 2012 में जो कंज्यूमर का माइंडसेट था, जो उसका कंजम्पशन था, आज की वास्तविकता को वो दर्शा नहीं पा रहा था। इसलिए आज की वास्तविकता को दर्शाने के लिए हमने नया बेस ईयर लिया है मेरे प्यारे बच्चों। अब प्रीलिम्स के लिए यहां पर बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे। इकोनॉमी आप जब नोट्स पढ़ेंगे तो आपको ओल्ड सीपीआई और न्यू सीपीआई में मेरे प्यारे बच्चों एक कंपेयर मैंने किया हुआ, उसको जरूर पढ़ना है। यानी कितनी वस्तुएं थी, बहुत बढ़िया से मैंने लिखा है, इसमें इसमें कितनी थी, इस ठीक है ना, लिख लेंगे। तो ये आपको करना है, कितनी सेवाएं थी इसमें, फिर इसमें कितनी सेवाएं आई, तो ये सारी चीजें। फिर दूसरा मेरे प्यारे बच्चों वेट होता है, भार, किस चीज को कितना भार दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजीली मैंने दिया हुआ है। तो भार यानी वेटेज में क्या बदलाव लाया गया है। तो भार किससे तय होता है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 के आधार पर। तो जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, फूड एंड बेवरेजेस यानी खाद्य एवं पेय पदार्थ का जो भार था, ये 2012 वाले आधार वर्ष पर 45.86 था और अब वाले पर कर दिया गया 36.75, यानी खाद्य का भार घटा। तो ये चीजें आपके सामने है। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छा डेटा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब बस इतना ही आपको यहां पढ़ना है। और चूंकि यह मेंस इसलिए दिया चूंकि इन्फ्लेशन पर पूछ लिया है एक दो बारी, तो मैंने कहा भाई नई चीज हुई है तो एक बार आपसे पूछ सकता है, एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन आपको दे दिया और पूरा डिटेल में डेटा जो मैंने नोट्स में दिया उसी को आपको उड़ा देना। एक बार इस प्रश्न को पढ़िए। ठीक है बेटा, ठीक है। अब आते हैं अगले, तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए पढ़ करके। कर लेंगे बच्चों? ठीक है, आइए अगले टॉपिक पर।
ये आपके सामने आया सब्सटेंसिव मोशन। शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि इस बीच कभी चर्चा में रहा नहीं, और ये लाया जा रहा है राहुल के खिलाफ। ठीक है, तो न्यूज क्या है आप देख सकते हैं। निशिकांत दुबे भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध सब्सटेंसिव मोशन का नोटिस दिया है। यह कदम उस बयान के बाद उठाया गया है जिसमें भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर सरकार की आलोचना की गई थी। मामले ने संसद की कार्रवाई, संसदीय विशेषाधिकार और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर व्यापक बहस छेड़ दी, और फिर मैंने उठा के इसको पकड़ लिया। जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी यूनिट नंबर 1 जीएस पेपर 2, क्योंकि संसद की बात है तो संसद की एक ये जो है एक बेहतर कार्य योजना है, और इसलिए मैंने इसको यहां पर दिया है। ऐसे लोकतंत्र से संबंधित कोई भी ऐसे आप लिख सकते हैं कि भाई भारतीय लोकतंत्र कितना बेहतर जा रहा है। अब आपको जानना चाहिए कि यह क्यों लाया जाता है। सबसे पहले सब्सटेंसिव मोशन क्यों लाया जाता है, मैं आपको ये समझा देता हूं। समझ तो आप गए होंगे न्यूज से ही। तो पहला पॉइंट इसमें समझने के लिए है, जो मेरे प्यारे बच्चों, जब मामला कुछ गंभीर हो, जब मामला गंभीर हो, यानी यदि किसी सांसद के बयान, आचरण या किसी सरकारी नीति पर गंभीर सवाल हो तो साधारण बहस काफी नहीं मानी जाती है, तब सब्सटेंसिव मोशन लाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसके लाने के बाद मतलब सदन औपचारिक रूप से फॉर्मल प्रतिक्रिया दे, रिकॉर्ड में जो भी डिसीजन आए वो दर्ज हो जाए, आवश्यक हो तो मतदान भी होना चाहिए, याद रखिएगा। तो मामला जब गंभीर हो। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल संदेश, राजनीतिक संदेश, पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए भी यह लाया जाता है। यानी संसद केवल कानून बनाने की जगह नहीं है, वह एक पॉलिटिकल फोरम भी ऑब्वियस है। कभी कभी विपक्ष सरकार को घेरने के लिए या सत्ता पक्ष विपक्ष के बयान का जवाब देने के लिए ऐसे मोशन लाती हैं। यह एक तरह से संसदीय शक्ति का प्रदर्शन भी होता है। तीसरा, ये क्यों लाया जाता है, यानी अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही तय करने के लिए। क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 75(3) कहता है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, मतलब सरकार को सदन में जवाब देना होगा। सब्सटेंसिव मोशन उसी जवाबदेही को औपचारिक रूप देता है। तो ये मैंने बताया क्यों लाया जाता है, इसमें आपको एक बेसिक पता चला। अब क्यों लाया गया, अब आता है क्यों लाया गया। तो ये आपके सामने आता है दूसरा पॉइंट। जब किसी सांसद द्वारा, आपको पता है राहुल गांधी जी द्वारा, सरकार की विदेश नीति, व्यापार समझौते पर गंभीर आरोप लगाए जाएं या संस्थाओं जैसे इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जाएं, तो सत्ता पक्ष यह कह सकता है कि यह केवल बयान नहीं, यह गंभीर आरोप है। इस पर सदन की औपचारिक स्थिति दर्ज होनी चाहिए। इसलिए सब्सटेंसिव मोशन लाया जाता है। मतलब यह व्यक्तिगत बहस को एक संस्था की बहस में बदल देता है कि भैया ये इनके अपने विचार नहीं, अब ये जो कह रहे हैं प्रूफ करें, और ये इनका सारा प्रूफ रिकॉर्ड हो, केवल हवा में कह करके ना निकल जाए। तो यह लाया जा रहा है राहुल गांधी जी के खिलाफ। और अब आता है तीसरा, ये क्या करता है। जब सब्सटेंसिव मोशन स्वीकार होता है तो नंबर 1 उस पर बहस होती है, दूसरा सदस्य अपने विचार रखते हैं, और तीसरा मतदान हो सकता है, और जो वो विचार है सदन की आधिकारिक राय बन जाती है। ठीक है, यह सामान्य बयान से अलग है क्योंकि यह रिकॉर्डेड निर्णय बन जाता है। तो ये सारी बातें हैं, आप इसको बस प्रीलिम्स के लिए पढ़ लीजिएगा। एक प्रश्न भी मैंने बनाया है, इसको आप, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। सब्सटेंसिव मोशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और प्रिविलेज मोशन क्या होते हैं तो आपको पता ही है, ठीक है। यानी सरकार और सदस्यों को जवाबदेह बनाने के लिए दोनों होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बस और इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अब अगला टॉपिक है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और उससे जुड़ा हुआ फैक्ट। ये प्रीलिम्स के लिए है, आपको आराम से पढ़ लेना है। पीडीएफ में पूरा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में
सारी जानकारी दी गई है मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ना है ओनली ओनली ओनली, ठीक है। तो मैंने दे दिया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में और राफेल के बारे में और इंडियन नेवी के बारे में, सॉरी P-81 जो है मैरीटाइम जो विमान है उनके बारे में। तो ये तीनों मैंने दे दिया है प्रीलिम्स के लिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा, जिस पर 3 MCQ भी हैं। PDF जरूर लिया करिए, 99 रुपए मंथली होती है, पता नहीं आप सब क्या ही करते हैं, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स का हो गया। फिर आता है एग्री स्टैक क्या है, जिससे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगला यूपीआई क्या एग्री स्टैक पढ़ा चुका हूं, एक बार बच्चे बताएंगे, बताइए कितनी बार हो चुका है, बोलो भाई, एग्री स्टैक कितनी बार हो चुका है? बोलो भाई, एग्री स्टैक कितनी बार हो चुका है? ठीक है बेटा। तो एग्री स्टैक आप लोगों को पढ़ना है और यही सारी चीजें अब आएंगी। यूनियन बजट में इसकी घोषणा हुई है, तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद सिलेबस में आते हैं। लेकिन एक प्रश्न है कि जब यूपीआई आया था तो क्या हुआ था, बताओ भाई, यूपीआई आया था तो क्या हुआ था? बैंक तो अलग अलग है, आपका खाता किसी में, मेरा किसी में, किसी और का किसी में, किसी और का किसी में, लेकिन पेमेंट क्या हो रहा था, एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गया ना, फोन पे पेटीएम पे, आपका क्या अकाउंट है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जब यूपीआई आया तो क्या हुआ, पहला बैंक अलग अलग थे लेकिन भुगतान एक प्लेटफॉर्म पे आ गया। ऑब्वियस है नकदी में लेन देन कम हुआ, सारा रिकॉर्ड आया, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी और डिजिटल ट्रांजैक्शन आसान हो गया। तो बस वही यूपीआई वाली संकल्पना एग्रीकल्चर में यहां पर यूनियन बजट में कही गई है, यानी अब सरकार कह रही कृषि में भी वैसी ही डिजिटल क्रांति होगी, और वही है एग्री स्टैक मेरे प्यारे बच्चों। बस यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, मैंने बताया भी था बजट भाषण में, एग्री स्टैक को नेक्स्ट यूपीआई इनिशिएटिव बताया, नवाचार बताया। क्या है नेक्स्ट यूपीआई इनिशिएटिव? और अब हम लोगों ने पढ़ा था बजट में, भारत विस्तार नामक एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म की घोषणा भी की गई है, जो एग्री स्टेक डेटा को कृषि सलाह एग्रीकल्चर एडवाइस से जोड़ेगा। यानी जो एग्रीकल्चर अब होगी वो डेटा ड्रिवन बनने जा रही है। लेकिन फिर वही मुद्दा है बेटा, घोषणा तो अच्छी, लेकिन जब टीचर स्किल्ड नहीं है तो बेचारे किसान कहां से स्किल्ड होंगे इसका यूज करने में? आप सोचते चले जाइए, देश में ये लोग बस केवल ऊपर से ठूस दे रहे हैं, नीचे वाले चूंकि चुप है। तो एग्री स्टेक क्या होता है वो थोड़ा सा समझिए, अपन एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो इकोनॉमी इकोनॉमी ठीक है ना, टेक्नोलॉजी का इकोनॉमी में उपयोग, एग्रीकल्चर, विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक कैसे गुथा हुआ, विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा कृषि में उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है। आप देख सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में यूज, एग्रीटेक आप देख सकते हैं। तो हमेशा ई टेक्नोलॉजी पर प्रश्न आपसे पूछा गया। तो एग्रीस्टेक एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कृषि क्षेत्र के लिए बनाया गया, नंबर 1 चीज। इसे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत लागू किया जा रहा है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो मेरे प्यारे बच्चों, एग्री टेक जो होता है, एग्री स्टैक सॉरी, इज इक्वल टू किसान की पहचान, किसान की पहचान, भूमि रिकॉर्ड, फसल डेटा, प्लस गवर्नमेंट की स्कीम, यानी प्लस एआई सलाह, एडवाइस। एडवाइस यानी क्या क्या करो, ये सब को मिला दिया जाए उसे हम बोलते हैं एग्री स्टैक, ठीक है। इसके 3 पिलर होते हैं बच्चों, 3 पिलर इसके होते हैं।
पिलर नंबर 1, 2 एंड 3। पिलर नंबर 1 है फार्मर रजिस्ट्री, यानी किसान की रजिस्ट्री, जिससे किसान की पहचान हो जाए। जैसे आधार आपका एक यूनिक आईडी है, वैसे फार्मर रजिस्ट्री के द्वारा हर किसान को एक यूनिक फार्मर आईडी मिलेगी। यह आईडी जुड़ी होगी उसके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी भूमि के रिकॉर्ड से, उगाई गई फसल से, उसके पास कितने पशुधन है, उसके पास कितने परिवारों का विवरण है, मतलब उसके कितने परिवार में लोग हैं, और सरकारी योजनाएं कौन कौन सी वो लाभ उठा रहा है। आई होप आप समझ गए। लगभग 11 करोड़ फार्मर्स की आईडी बनाई जाएगी और 8 से मतलब 8 साढ़े 8 के आसपास बन भी चुकी है, 8 साढ़े 8 करोड़। तो ऐसे में किसान को बार बार कागज जमा नहीं करने होंगे, एक ही बार में उसका रिकॉर्ड बन जाएगा। तो पहला ये पिलर है फार्मर रजिस्ट्री। दूसरा है क्रॉप सोन रजिस्ट्री, यानी जिसको हम कहते हैं फसल रजिस्ट्री, यानी पहले किसान फिर फसल। हर सीजन में कौन सी फसल किस खेत में बोई गई, इसका एक डिजिटल रिकॉर्ड। यह डेटा मोबाइल ऐप के जरिए सर्वे से इकट्ठा किया जाता है। याद रखिएगा, इससे ऑब्वियस है डेटा है तो फिर सब कुछ एमएसपी और बीमा वगैरह में उनको लाभ मिलेगा किसानों को। इसका तीसरा जो पिलर है एग्रीस्टेक का, वो है जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप। जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप, इसका मतलब हर गांव का डिजिटल नक्शा जिसमें खेत की लोकेशन, भूमि स्वामित्व की सटीक स्थिति, वो सब दिखाई जाएगी। इससे भूमि विवाद कम होंगे और सटीक कृषि योजना बनेगी। समझ गए आप? तो ये है यानी एग्रीस्टेक, और ये है उसके 3 पिलर। अब ये किसानों की मदद कैसे करेगी, कुछ पॉइंट तो आप समझ गए, कुछ और मैं समझाता हूं। सरकार इस एग्रीस्टेक को जोड़ेगी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, नंबर 1, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोक्योरमेंट से, पीएम किसान से, पीएम फसल बीमा योजना से, किसान क्रेडिट कार्ड से, उर्वरक वितरण से। तो क्या होगा, स्वाभाविक रूप से किसानों को लाभ मिलेगा। ठीक है, बस यही यहां पर डिस्कस किया गया। अब इसका एक प्रश्न है जिसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। एग्रीस्टेक को कृषि क्षेत्र का अगला यूपीआई कहा जा रहा है। इसके प्रमुख घटकों, संभावित लाभों तथा चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। एग्रीस्टेक हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द next UPI for the agriculture sector. Analyze its key component, potential benefits and challenges. Okay. ओके, बाकी ये भी ओके है। अबाउट मी, रिजल्ट्स और अब ऑप्शनल, जीएस फाउंडेशन, ये सब आप मेरे साथ कनेक्ट होकर के यूपीएससी की जर्नी आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। थैंक यू सो मच बच्चों। और इकोनॉमिक सर्वे की क्लास की टाइमिंग अभी आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा, और आप रिवाइज करते रहे वो तो ठीक है ना। बाय, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।